नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि जो जीव होते हैं उन जीवों में किस प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बनते हैं और फिर किस प्रकार से उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। हमें उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके अलावा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एक शब्द के बारे में जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन। एक शब्द है जिसका नाम है उत्सर्जन। वास्तव में ये उत्सर्जन क्या है? देखो, जो शब्द उत्सर्जन है, इस उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना। और ये जो बाहर निकालने की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब जब जीवों में उत्सर्जन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर हम किस चीज को बाहर निकालेंगे? जो चीज जीवों के लिए काम की नहीं है, जीवों के शरीर के लिए जो अपशिष्ट है, उसे क्या कहते हैं? हमें उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो कहने का मतलब यह हो गया है कि जो जीवों के शरीर के अंदर कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं? अपशिष्ट पदार्थ हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन के द्वारा जिन पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उन्हें हम उत्सर्जी पदार्थ भी कह सकते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का एक नाम और क्या हो गया भाई? उत्सर्जी पदार्थ। तो चाहे से आप अपशिष्ट पदार्थ बोल दो और चाहे से आप उन्हें उत्सर्जी पदार्थ बोल दो। अब बात यह आती है कि ये उत्सर्जी पदार्थ हैं, ये जीवों के शरीर में कहां से आते हैं, ये जीवों के शरीर में कैसे बनते हैं? तो देखो, हम कोई भी प्रक्रिया, चाहे से वो प्रकृति में कहीं पर भी चल रही हो, हम आसपास भी, हमारे आसपास देखते हैं, कोई भी चीज बन रही होती है या कोई भी काम चल रहा होता है, तो क्या होता है कि जब वो काम हो रहा होता है उसके बाद में कुछ ऐसा पदार्थ बच जाता है जो हमारे लिए काम का नहीं होता है, और ऐसे पदार्थ को हम सामान्य तौर पर अपशिष्ट कह देते हैं। वैसे ही मनुष्य का जो शरीर है या अन्य जो भी जीव हैं, उन जीवों के शरीर के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, वो चलती रहती हैं। और अगर कोई क्रिया चल रही है, अगर कोई काम हो रहा है, तो जरूर ये तो बात निश्चित है कि काम तो हो ही हो रहा है, उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ शरीर के अंदर बनेगा जो हमारे शरीर के लिए काम का नहीं है, और ऐसे पदार्थ को ही हम क्या कह देते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब यह हो गया है कि जो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं, जिन्हें हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, उन उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनते हैं। तो एक बात मैं बोल सकता हूं कि जो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये हमारी कौन सी क्रियाओं में बनते हैं? उपापचयी, उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। उपापचयी क्रियाओं को हम और क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। देखो, जीवों के शरीर के अंदर कोई भी जो क्रिया चल रही होती है, चाहे से हम एक बड़े पदार्थ को तोड़कर छोटा पदार्थ बनाएं या फिर अगर छोटे छोटे पदार्थों को जोड़कर एक बड़ा पदार्थ बनाएं, कोई भी क्रिया जीवों के शरीर में जो हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म अर्थात जो उपापचयी क्रियाएं हैं, इन उपापचयी क्रियाओं के दौरान ही हमारे शरीर में क्या बनते हैं? अपशिष्ट बनते हैं। और ये जो अपशिष्ट होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। अब जीवों के शरीर में कौन कौन से अपशिष्ट बनते हैं? देखो, जीवों के शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट बनते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंतर्गत जो श्वसन की क्रिया चल रही होती है,
उस श्वसन की क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में एक अपशिष्ट बनता है जिसे हम कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी हमारे शरीर के लिए क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? अपशिष्ट पदार्थ। तो इस प्रकार से इस CO2 को बाहर निकाला जाता है। हम हमेशा श्वास के द्वारा कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? CO2, क्योंकि हमारे शरीर के लिए क्या है? अपशिष्ट है। तो एक प्रकार से हमारा श्वसन तंत्र CO2 के लिए किसका कार्य करता है? उत्सर्जन का कार्य भी करता है। इसके अलावा जल होता है पसीने के रूप में। किस रूप में? पसीने के रूप में क्या होता है? शरीर से बाहर निकलता है। अर्थात ये पसीना है, ये पसीना भी एक प्रकार का क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ होता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो और कौन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं? एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट। कौन से अपशिष्ट होते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। और ध्यान से सुनो, जीवों के शरीर में सबसे मुख्य जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो होता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं कि ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इन सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा और कौन सा उत्सर्जित पदार्थ हो सकता है? जैसे आपने पढ़े होंगे पित्त वर्णक। पित्त वर्णक, और ये पित्त वर्णक कौन से होते हैं? जैसे बिलिरुबिन हो गया, बिलिवर्डिन हो गया, ये पित्त वर्णक होते हैं। ये भी क्या होते हैं? उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार से जीवों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल अर्थात पसीने के रूप में जल हो गया, नाइट्रोजनी अपशिष्ट हो गए और पित्त वर्णक हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, या जिन्हें हम उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। और ये अलग अलग रूपों में शरीर से बाहर निकलते हैं। लेकिन जीवों के शरीर में जो सबसे मुख्य अपशिष्ट बनता है वो होता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट। और ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है, कैसे बनता है और कैसे जीव होते हैं इन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालते हैं, यही आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो देखो भाई, बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजनी अपशिष्ट की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। देखो, सबसे पहले तो इन्हें नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन पाया जाता है। अर्थात नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को हम बोल देते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट। अब ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट कैसे बनते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, कोई भी जो जीव है वो अपने भोजन में खाने के रूप में या तो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, या लिपिड ले रहा है, या फिर क्या ले रहा है? प्रोटीन। तो ये दोनों तो क्या होते हैं? अपशिष्ट के रूप में CO2 बाहर निकालते हैं। जब आपका कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है, उसकी उपापचयी क्रियाएं जब चलती हैं तो उसका अपशिष्ट होता है वो मुख्य रूप से कौन सा होता है? CO2। लेकिन जब प्रोटीन होता है किसी भी जीव के शरीर में जाता है, और ये जो प्रोटीन होता है किससे बना होता है भाई? एमिनो अम्लों से। किससे बना है? एमिनो अम्ल। किससे बना है? एमिनो अम्ल से बना है। यह बात तो आपको पता होगी। और जो ये एमिनो अम्ल होता है उसकी संरचना क्या होती है? देखो, इसमें एक तो होता है कार्बन। कार्बन के एक तरफ तो लगा होता है COOH समूह है। कौन सा समूह होता है? COOH समूह, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। एक तरफ लगा होता है इसमें एमीन समूह है। कौन सा समूह जुड़ा होता है? एमीन। कार्बन के एक तरफ लगा होता है हाइड्रोजन, और एक तरफ लगा हुआ होता है कार्बन की कोई भी श्रृंखला। मतलब यहां पर एक कार्बन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी एमिनो अम्ल हो, कोई सा भी
एमिनो अम्ल हो, उसमें एक तो पाया जाता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है और एक कौन सा समूह है, एमीन समूह अर्थात NH2 समूह होता है। ये पाया ही पाया जाता है, ये जरूर पाया जाता है। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है इसमें या तो कार्बन है या ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। इसको जब इसका पाचन होगा इस वाले हिस्से का, वो शरीर से बाहर कैसे निकलेगा, वो शरीर से बाहर निकल जाएगा आपका किसके द्वारा, CO2 के रूप में। किस रूप में बाहर निकल जाएगा, CO2। समस्या यहां पर है, किसके साथ है, NH2 समूह के साथ। जैसे ही ये जो आपके एमिनो अम्ल होते हैं उसकी कोई भी क्रिया चलती है तो सबसे पहले हमें इस एमीन समूह को क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। कौन से समूह को, एमीन समूह को। और एमिनो अम्ल में से एमीन समूह को अलग करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डी एमिनेशन। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, डी एमिनेशन। कौन सी प्रक्रिया होती है, डी एमिनेशन। डी एमिनेशन का मतलब हो गया है एमीन समूह को बाहर निकालना या एमीन समूह को अलग करना। अब जैसे ही एमिनो अम्ल में से ये एमीन समूह बाहर निकलता है, जैसे ही आपके एमिनो अम्ल में से ये एमीन समूह बाहर निकलता है तो एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है NH3। कौन सा पदार्थ बनता है, NH3। भाई यहां से हटता है NH2 तो किस रूप में हटता है, NH3। और NH3 को हम क्या बोलते हैं, NH3 को हम कहते हैं अमोनिया। किस नाम से जानते हैं, अमोनिया। अर्थात ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया है जो जीवों के शरीर में किसके पाचन से बन रहा है, ध्यान से सुन लेना। या तो आप बोल दो प्रोटीन, या तो आप बोल दो क्या, प्रोटीन अर्थात प्रोटीन की जो उपापचयी क्रिया है उसके दौरान। या प्रोटीन किससे बना है, एमिनो अम्ल से। एमिनो बोल दो, अमीनो बोल दो। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवों के शरीर में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो मुख्य रूप से किसकी उपापचयी क्रियाओं से बनते हैं, प्रोटीन या एमिनो अम्ल की उपापचयी क्रियाओं से बनते हैं। और जो ये अमोनिया है ये जीवों के शरीर के लिए क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। ये जो अमोनिया है, ध्यान से सुन लेना, ये जो अमोनिया है ये जीवों के शरीर के लिए क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ। अगर जीवों के शरीर में अमोनिया इकट्ठा हो जाएगा तो उनको क्या आ सकते हैं कि मस्तिष्क वगैरह में ये क्या करने लग जाता है, प्रॉब्लम करने लग जाता है, मिर्गी वगैरह की समस्या हो सकती है। तो इस अमोनिया को शरीर से क्या निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और ये अमोनिया विशेष तौर पर क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। इसी कारण ध्यान से सुन लेना कि ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट कैसे बना है ये आप सबको पता होना चाहिए। ये कैसे बना है, ये प्रोटीन या एमिनो अम्ल की उपापचयी क्रियाओं के दौरान बना है या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान बना है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, ये जो अमोनिया है, ये वास्तव में कैसे बना है। और अमोनिया होता क्या है वास्तव में, NH3। अब देखो इस अमोनिया को शरीर से क्या निकालना है, बाहर। सभी जीवों में अमोनिया बनता ही बनता है, सभी जीवों में ये अमोनिया बनता ही है। अब जीव होते हैं इस अमोनिया को कैसे बाहर निकालेंगे, देखो भाई। अब देखो हमारे पास एक चीज आ गई है अमोनिया। कौन सी चीज आ गई है भाई, अमोनिया। NH3 इसका सूत्र है और वैसे इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया। अब जीव परेशान है भाई, भैया अमोनिया मेरे लिए काम का है नहीं, और काम का नहीं है तो मैं क्यों रखूं भाई, मेरे को तो इसको बाहर निकालना है। अब जो जीव हैं उन्होंने सोचा कि इसको कैसे निकालें। तो कुछ जीव ऐसे हैं वो ऐसे सोचते हैं कि हमें तो बेमतलब की माथाफोड़ी करनी ही नहीं है, जो अमोनिया है इस अमोनिया को बाहर निकालो भाई, सीधा का सीधा अमोनिया के रूप में ही बाहर निकालो। किस रूप में बाहर निकाल दो, अमोनिया के रूप में। तो कुछ जीव हैं वो अमोनिया को किस रूप में बाहर निकालते हैं, अमोनिया के रूप में ही बाहर निकालते हैं।
किस रूप में? अमोनिया के रूप में ही बाहर निकालते हैं। और ऐसे जीव जो अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही बाहर निकालते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं, बेमतलब की माथाफोड़ी से कोई मतलब ही नहीं है, इस अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को हम कहते हैं अमोनियोटेलिक। क्या कहते हैं? अमोनियोटेलिक। या हिंदी में क्या कहते हैं? अमोनिया उत्सर्जी। कौन से जीव कहते हैं? अमोनिया उत्सर्जी। तो सीधी सीधी समझ गए आप कि कुछ जीव होते हैं वो अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और ऐसे जीवों को हम अमोनियोटेलिक या अमोनिया उत्सर्जी कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ध्यान से सुनना, अगर कोई भी जीव इस अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही शरीर से बाहर निकालता है तो क्या होता है? उसके लिए अत्यधिक जल की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। तो जिन जीवों के पास जल बहुत मात्रा में होता है, जल की कोई कमी नहीं है, जल के अंदर ही रहते हैं, ऐसे जीव क्या करते हैं भाई? उस अमोनिया को अमोनिया के रूप में ही बाहर निकाल देते हैं। उनको तो कोई समस्या ही नहीं है भाई, चारों तरफ पानी पानी है, कितना ही अंदर लो कितना ही बाहर निकालो। तो ऐसे जीव अमोनिया को अमोनिया के रूप में बाहर निकाल देते हैं। कहने का मतलब अमोनिया जो टेलिक होते हैं, इन जीवों का उदाहरण ज्यादातर कौन से आएंगे? जलीय जीव। कौन से जीव आएंगे? जलीय जीव जो भी होंगे वो कैसे होंगे? अमोनियोटेलिक। आपको ध्यान रखना है, जैसे जल के अंदर जो कीड़े वगैरह पाए जाते हैं, मछलियां, लेकिन मछलियों में विशेष तौर से कौन सी मछलियां? अस्तिल। कौन सी मछलियां? अस्तिल मछलियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? आपकी अमोनियोटेलिक होती हैं। तो पहली कैटेगरी आप समझ गए होंगे, नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट होते हैं उसमें पहली कैटेगरी होती है अमोनिया। अब देखो दूसरे जीव होते हैं, वो इस अमोनिया को अमोनिया के रूप में नहीं निकाल सकते। और क्यों नहीं निकाल सकते भाई? क्योंकि उनके पास पानी इतना नहीं है कि वो बहुत सारे पानी को शरीर से बाहर निकालें, बहुत सारे पानी को शरीर से बाहर निकालें। अरे आप खुद ही बताओ, क्या मनुष्य के शरीर में इतना पानी है कि हम पूरे के पूरे अमोनिया को पानी के रूप में बहा बहा के पानी बाहर ही निकालते रहें? तो हमारे शरीर में तो पानी की कमी हो जाएगी। क्या हम पानी के अंदर थोड़ी रहते हैं? तो कुछ जीव क्या करते हैं, इस अमोनिया को पहले किस में बदलते हैं? यूरिया में। किस पदार्थ में बदलते हैं? यूरिया। भाई जो ये अमोनिया थी इसको किस में बदल दिया? यूरिया। और फिर इस यूरिया को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, यूरियोटेलिक। क्या कहते हैं भाई? यूरियोटेलिक, अर्थात यूरिया उत्सर्जी। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? यूरिया उत्सर्जी। तो आप खुद बताओ, मनुष्य है अपने जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है अर्थात अमोनिया, क्या उसको अमोनिया के रूप में ही बाहर निकालता है? नहीं, वो पहले उसको किस में बदलता है? यूरिया में। किस में बदलता है? यूरिया। तो अमोनिया को यूरिया में कहां बदला जाता है? ध्यान से सुन लेना, कौन बदलता है? कौन सा अंग? लीवर। जब मैंने आपको लीवर पढ़ाया था उस दौरान भी बताया था कि लीवर का एक कार्य होता है यूरिया का निर्माण करना, और वो किससे करता है? अमोनिया से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूरियोटेलिक जीव होते हैं वो कौन से होते हैं? ज्यादातर जो स्थलीय जीव होते हैं। कौन से जीव? स्थलीय जीव। और स्थलीय में चाहे से वो स्तनधारी हो, कैसे हो भाई? स्तनधारी,
चाहे से वो आपके क्या हो, उभयचर हो। भाई उभयचर जीव आपके स्थल पर भी तो रहते हैं। इसके अलावा आपकी उपास्तिल मछलियां हैं। कौन सी मछलियां? उपास्तिल मछलियां। वो किसका उत्सर्जन करती हैं? आपके यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। इसके लिए जल की क्या होती है? जल की कम मात्रा, जल की कम मात्रा आवश्यक होती है। जल की कम मात्रा आवश्यक होती है। तो इसमें और इसमें आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि अमोनिया के रूप में क्यों नहीं निकाल सकते भाई मनुष्य, क्योंकि बहुत ज्यादा जल की क्या होती है? आवश्यकता। इस कारण हम बहुत ज्यादा जल को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते। देखो, अमोनिया को निकालने के लिए कोई विशेष अंग की जरूरत नहीं है। अमोनिया है, अगर कोई जीव उसको शरीर से बाहर निकाल रहा है तो कोई विशेष अंग नहीं चाहिए उसके लिए। या तो वो किससे उत्सर्जन करते हैं? त्वचा से, और या फिर किसके द्वारा करते हैं? गलफड़ों के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। कौन से अंग होते हैं भाई अमोनिया के उत्सर्जन के लिए? या तो त्वचा और या फिर गलफड़े। लेकिन यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए सामान्य तौर पर किसकी जरूरत पड़ती है? वृक्क की जरूरत पड़ती है, अर्थात किडनी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है भाई? किडनी की। तो ये दो प्रकार के जीव समझ गए आप, अर्थात नाइट्रोजनी अपशिष्ट आपका अमोनिया भी है और यूरिया भी। सब जीवों में बना तो कौन सा था? अमोनिया, लेकिन कुछ जीवों ने इसको किस में बदल दिया? यूरिया में। तो दो नाइट्रोजनी अपशिष्ट हो गए। तीसरा और सुनो भाई, तीसरा मैं अगले पेज में लिख देता हूं। और तीसरा जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उसका नाम है यूरिक अम्ल। कौन सा है भाई? यूरिक अम्ल। अब आप सोचोगे कि सर पहले वाले में तो आपकी बात समझ में आ गई थी भाई, अमोनिया के रूप में क्यों नहीं निकाल सकते भाई? क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए पानी की ज्यादा जरूरत है, तो कुछ जीव उसको यूरिया में बदल देते, और यूरिया के रूप में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और उस यूरिया को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कौन निकालता है? मुख्य रूप से कौन सा अंग होता है? किडनी। और मूत्र के रूप में वो शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर ये यूरिक अम्ल की जरूरत क्यों है? देखो, यूरिक अम्ल, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास पानी की उपलब्धता बहुत ही कम होती है, जिनके पास पानी की उपलब्धता बहुत कम है, जो मरुस्थल में रहते हैं, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे सांप हो गए, बिच्छू हो गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे जीव जिनके पास पानी की बहुत ही कमी है, वो उतना पानी भी नहीं निकाल सकते जितना हम निकालते हैं। अरे भाई, मनुष्य के पास पानी पीने के लिए है, कुछ जीव हैं जो पानी पीते हैं और इतना पानी उनके पास उपलब्ध है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं वो क्या करते हैं कि उतना पानी भी नहीं चाहिए, उतना पानी भी वो व्यस्त नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या करते हैं? उस अमोनिया को पहले ऐसे रूप में बदलेंगे जिसको बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम, अत्यंत कम जल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इसके लिए वो क्या करते हैं? अमोनिया को किस में बदल देते हैं? यूरिक अम्ल में बदल देते हैं। और जो ये यूरिक अम्ल होता है, इसको फिर वो क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं। इसको वो क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं। और ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे या तो हम क्या कहेंगे? यूरिक अम्ल उत्सर्जी। क्या कहेंगे भाई? यूरिक अम्ल उत्सर्जी। या इंग्लिश में क्या बोला जाएगा उसको? यूरिकोटेलिक। क्या कहा जाएगा भाई? यूरिकोटेलिक। अर्थात ऐसे जीव जो अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को किस रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। और ऐसे जीवों में कौन से जीव आ जाएंगे? मरुस्थलीय जीव। कौन से जीव आ जाएंगे? मरुस्थलीय जीव। कीट वगैरह आएंगे। इसके अलावा रेंगने वाले जीव आएंगे। कौन से जीव?
रेंगने वाले का मतलब हो गया रेप्टाइल। कौन हो गए हैं? रेप्टाइल। तो ये सब जीव होते हैं, ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से किस रूप में बाहर निकालते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। और क्यों भाई इस रूप में क्यों निकालते हैं? क्योंकि अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है। अत्यंत कम जल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और जैसे नॉर्मली आप देखो भाई, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनका जो मूत्र होता है वो लिक्विड रूप में होता है कि नहीं होता? होता कम है लेकिन लिक्विड रूप में है, एकदम पानी की तरह ही होता है। लेकिन इनमें यदि हम देखें किसमें? यूरिक अम्ल में, तो जो इनका उत्सर्जी पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, ये उत्सर्जी पदार्थ एकदम क्या होता है? गाढ़ा होता है। कैसा होता है? गाढ़ा। भाई पानी कम रहेगा तो गाढ़ा ही होगा, सबको ही पता है। और ये गाढ़ा होगा, इसका मतलब या तो छोटी छोटी गोलियां दिखेंगी, किस रूप में बाहर निकालेंगे वो? गोलियां। और या फिर पेस्ट के रूप में। किस रूप में? पेस्ट के रूप में। भाई एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा निकल रहा है, क्योंकि पानी तो ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि जो जीव होते हैं उनमें जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हमने ये समझा, हमने ये देखा कि जो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं ये प्रोटीन या एमिनो अम्ल की उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनते हैं। और ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं मुख्य रूप से अमोनिया होती है। कुछ जीव इसको सीधे अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं, उन जीवों को हम बोलते हैं अमोनियोटेलिक। कुछ जीव यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं, यूरियोटेलिक। और कुछ जीव होते हैं वो आपके किस रूप में? यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो इस प्रकार से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उत्सर्जी पदार्थ है वो है आपका नाइट्रोजनी अपशिष्ट। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और इस प्रकार से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसका नाम है उत्सर्जी पदार्थ। बाकी आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइए, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।